तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है जी भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। तो हम आपको डॉक्टर के पास जाने से बचाते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड है, इट कैन बी क्योर्ड। आपको इंसुलिन की या थायरॉक्सिन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप हमारी हेल्प लेंगे तो। आपके होने वाले बच्चे के लिए या आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये। उसके बाद सेकंड टाइम प्रेगनेंसी है ना, अगर आप उसको नहीं सॉर्ट करेंगे तो हो सकता है आप टाइप 2 डायबिटीज़ ही आपको हो जाए। PCOS अगर है किसी को, पहले तो बात तो ये है भी उसमें कंसीव करने में ही कॉम्प्लिकेशन आएगी। ईजियर वे में पुट करूँ ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर इसको वर्क नहीं करेंगे ना, जो आपके बच्चे का फ्यूचर है उसको हैम्पर करता है। ड्यूरिंग डिलीवरी भी, मतलब ड्यूरिंग लेबर के टाइम में उनको ऐसे कोई दिक्कत आती है इसकी वजह से, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की वजह से। योगा इज़ वेरी ट्रिकी अगर आप उसको इंस्ट्रक्टर के अंडर नहीं कर रहे हैं। जितने भी बेबी फूड्स आते हैं ना, उसको बंद कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ जीपीटी पॉडकास्ट। आई एम डॉक्टर यशिका। अगर आपके घर में भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर आप कंसीव करना चाहते हो या कोई छोटा बच्चा है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। डायबिटीज़ जो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, उसके ही रिलेटेड आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ऊपर। जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये एक ऐसा वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक है जिसमें आपको डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ साथ एक प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट की भी ज़रूरत है। सो आज हम वेलकम करते हैं मिस्टर जस सिखोगा। सो वेलकम सर। तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है जी भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। तो हम आपको डॉक्टर के पास जाने से बचाते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब ये है भी, मतलब कोई भी एक डिजीज़ है ना, दैट इज़ एसोसिएटेड विद योर लाइफस्टाइल। मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, अगर आप कैंसर की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं लाइफ डिसऑर्डर में ही आ जाती है, अनलेस जेनेटिक हो, नहीं तो नॉर्मली ऑटोइम्यून कह लीजिए। तो बाकी जितनी भी डिजीज़ हैं ना, वो आज की डेट में जो मेजर डिजीज़ हैं वो आपके लाइफस्टाइल से ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उसमें। तो वी आर प्रिवेंटिव भी आपको उस स्टेज तक नहीं जाने देते। सपोज़ करिए फॉर एग्जांपल थायराइड है, इट कैन बी क्योर्ड, है ना। या आप डायबिटीज़ की बात कर लीजिए, तो आपको इंसुलिन की या थायरॉक्सिन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप हमारी हेल्प लेंगे तो। या कोई भी मेरी तरह का कोई और है तो उसकी हेल्प लेंगे तो यू कैन बी मोर मतलब कंफर्टेबल इन योर लाइफ, रादर देन सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक मेडिसिन ले रहे हो, शुगर के लिए आप इंसुलिन खा रहे हो, अपनी इंसुलिन लगा रहे हो। तो दिस इज़ बेसिक, ये है एक इसका। तो जैसे आपने बात करी डायबिटीज़ की, एक और हमने आजकल बहुत कॉमन सुनने में आ रहा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो इसका क्या मतलब होता है कि बहुत ही कॉमन हो रहा है आजकल ये देखिए डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़, इसको हम टाइप 3 डायबिटीज़ कह सकते हैं। तो ये डायबिटीज़ नॉर्मली विमेन दोज आर प्रेग्नेंट ना, ये उस टाइम पे डायग्नोज होती है। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भी, ये डायग्नोज होती ही नहीं है। जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मतलब उसके कारण कहीं ना कहीं आपको मतलब आपके होने वाले बच्चे के लिए या आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये अराउंड 6 मंथ्स 24 वीक्स के आसपास ये आपकी मतलब फर्स्ट स्टार्ट होती है ये। तो जिसके कारण ये मतलब इस जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। और ये आपकी आफ्टर योर प्रेगनेंसी अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो मतलब ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ में चेंज हो जाती है अगर आप इसको नहीं सॉर्ट करते हैं प्रॉब्लम को। तो जैसे आपने बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, तो ये इसका मेन आप रूट कॉज क्या कह सकते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का? क्या ये कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से या फिर कोई हार्मोनल इफेक्ट की वजह से होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या क्या रीज़न है मेन रूट कॉज? देखिए डॉक्टर साहब, इसका मेन रीज़न तो देखिए एक कहीं ना आपका लाइफस्टाइल आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। हार्मोनल जो आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे होते हैं, उसके कारण ना आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसके कारण ये डायबिटीज़, आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो आपकी ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि होता क्या है, आपकी शुगर लेवल्स, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है भी जो आपके शुगर लेवल्स हैं ना, कई बार उतने आते नहीं हैं, मतलब जितने जो अलार्मिंग हो जाएं, ठीक है ना, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न भी जो मतलब जिसमें इसका रिस्क आता है। रिस्क आपने जैसे बोला, तो एक और मेरे को अभी इंसिडेंट याद आया। मेरी एक फ्रेंड है, वो शी इज़ 7th मंथ प्रेग्नेंट, एंड उसको 1 वीक अगो ही ऐसे उसको पता लगा कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो क्या ये एज फैक्टर के रिलेटिव, मतलब कि वुमेन्स अबव 25 ईयर्स ओल्ड उनको हो सकता है, या फिर कोई और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं इसके?
नहीं नहीं, देखिए इसका रिस्क फैक्टर तो इसका मेन तो यही है भी आपका एक ओबीज होना ड्यूरिंग योर मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव, और जब आपके यू आर कैरिंग दैट बेबी ना, तो इसका मेन रीज़न तो ओबेसिटी है सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो उसको पैम्पर करते हैं हम पूरा, ठीक है ना। जो भी उसका नहीं उसको ड्यूरिंग दैट मैरिज टाइम नहीं मिलता है तो उस टाइम वो सारा डिमांडिंग हो जाता है भी आइसक्रीम भी खा रहे हैं, गोलगप्पे भी खा रहे हैं, जो भी होता है। तो इसका मेन रीज़न यही है भी जब आपकी कार्ब इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसके कारण ये ज़्यादा होता है। बट एज इज़ नॉट द मतलब एक रेलेवेंट नहीं हम इसको कह सकते हैं भी ये एज के कारण ये प्रॉब्लम आती है। इट कुड हैपन टू एनीवन, मतलब ऐसा नहीं है अभी ये एज के साथ अभी कोई 20 का उसको नहीं होगा, ऐसा नहीं है ये। तो जैसे हमने बोला कि कोई भी आ सकता है, तो इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस हम अगर बात करें कि अगर मदर को कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे और बेबी को क्या आएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी? देखिए इसका कॉम्प्लिकेशन ना, इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। देखिए वंस अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट ना, तो उसमें देखिए उसका मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाती है, ठीक है, या आपका माउथ ज़्यादा देर ड्राई रहने लग जाता है ना, हॉट फ्लशेस होते हैं। बट ये होता क्या है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल वुमेन को भी होता है। बट अब ये है भी साइंस थोड़ी इस चीज़ को समझने लग गई है, जिसके कारण ना मतलब ये सिम्टम्स जो हैं इसको डॉक्टर आपका सेकंड मतलब ट्राइमेस्टर में इसको आपका जो शुगर है ना उसको मॉनिटर करने के लिए वो कहने लग जाता है। और उसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर आपकी फैमिली में रन कर रही है टाइप 2 डायबिटीज़ जो अगर है, किसी को भी फैमिली में है, हेरिडिटरी है, तो वो दे टेक अ प्रॉपर केयर भी ये मतलब इनमें इशू ये आ सकता है। ज़्यादातर तो देखिए ये मतलब फैमिली में ही रन करता है, जिसको प्रॉब्लम है उसके ज़्यादा होने के चांसेस हैं। बट इसका ना कोई ऐसा रिसर्च नहीं है भी जिसको हम कहें ना भी यही एक रीज़न है, ऐसा नहीं है इसका कोई। कि जैसे हमने बात करी फैमिली हिस्ट्री, तो वही है कि जैसे वो हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी कुछ पुश्तों से चलती आ रही हैं ये कि डायबिटीज़ हो रहा है, हाई बीपी, तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी काइंड ऑफ नहीं ये देखिए फैमिली हिस्ट्री से। नहीं डॉक्टर साहब, इसका ना मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ मैनी रीजंस, है ना। देखिए मतलब इसको हम 10% कह सकते हैं भी कुड भी है, मतलब मे बी है, इसको हम ये नहीं कह सकते भी दिस इज़ द ओनली रीज़न, है ना। तो इसको मतलब ये अकेला नहीं कर सकते। बट हाँ हेरिडिटरी अगर है तो चांसेस ज़्यादा हैं होने के, क्योंकि जो अभी पीछे रिसर्च हुई थी उसमें यही था भी 10 में से 3 को ज़्यादा मतलब 30% ज़्यादा चांसेस अगर आपको होने के सॉरी। तो दिस इज़ द है भी अगर हाँ कह सकते हैं, बट नॉट इसके पीछे कोई वो नहीं है अभी हाँ इसी के कारण है। एक फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब जैसे कि वुमेन को फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसको डायग्नोज हो गया कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको हुई, तो कितने % चांसेस है कि उसको मतलब सेकेंड और उसकी थर्ड प्रेगनेंसी में भी हो सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ के? तो अब अगर आप बात करें भी फर्स्ट आपने बेबी डिलीवर कर दिया, उसके बाद अगर नहीं आप ध्यान रख रहे हैं इसका, तो हो सकता है भी आप वैसे टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो जाए, ठीक है। और रही बात अगर आपके फर्स्ट टाइम में हो गया तो चांसेस हैं भी सेकंड टाइम में भी होगा, क्योंकि देखिए हार्मोन्स जो है ना अगर यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट ना तो वो पैटर्न फॉलो करने लग जाता है, ठीक है ना। वो आपके कहीं ना कहीं बॉडी में वैसे ही आपका डीएनए रन करने लग जाता है, वो आगे हो सकता है आपके बच्चे में भी वो चीज़ ट्रैवल करे। इफ़ यू हैव अ बेबी गर्ल ना तो उसमें भी ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। वही बात होगी कि प्रिवेंशन ज़रूरी है। हाँ प्रिवेंशन ज़रूरी है। तो सर जैसे हमने लास्ट अपने पॉडकास्ट में बात करी थी अबाउट पीसीओडी एंड पीसीओएस, तो हम क्या कह सकते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज़ रिलेटेड टू पीसीओडी एंड पीसीओएस? क्योंकि जब एक वुमेन को पहले पीसीओडी और पीसीओएस हुआ तो जब उसने कंसीव करा तो उसको कितने % मतलब चांसेस है कि उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो? देखिए डॉक्टर साहब इसका ना मतलब परसेंटेज तो मैं नहीं आई कैन नॉट से, है ना। बट ये है भी अगर आपका दोनों के रीज़न सेम है, बॉडी आपकी जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है ना, आपके सेल जब मतलब उसको ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं, मसल में जाना बंद कर देते हैं, ओवरऑल बॉडी में नहीं मतलब रिसेप्ट करना बंद कर देते हैं, तो उसका इशू तो देखिए सेम रीज़न है और ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है भी। पीसीओएस अगर है किसी को, पहले तो बात तो ये है भी उसमें कंसीव करने में ही कॉम्प्लिकेशन आएगी, ठीक है। चलिए अगर भगवान ने कृपा कर दी आपका थ्रू हो गया तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये इशू आएगा, क्योंकि मेरी भी एक नोन थे उनको सेम इशू आया था। मतलब उनका ये था भी उनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो गई थी बट स्टिल शी हैड द इशू। तो ये तो मतलब 99% ही भी अगर ये करेंगे तो ये आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ही है ना। हाँ। तो ये हाँ तो ये वन टू अनदर अगर हम हमारा कोई सारे पॉडकास्ट सुनेगा ना तो ऐसे लगेगा भी सेम बात करें, बट प्रॉब्लम ही मेन इसका जो रूट कॉज है ना वही है
बी यू आर ईटिंग वन टाइप ऑफ कार्ब्स, है ना, आप इजी डाइजेस्टिंग कार्ब्स खा रहे हैं, वो साथ के साथ भूख लग रही है आप और खा रहे हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी ना उसको प्रॉपरली आपको ग्लूकोज उतना कर ही नहीं पाती है, उसको अपने पैंक्रियाज उतना रिलीज ही नहीं कर पाते। जब वो करने लग जाते हैं तो इतना ज़्यादा हो जाता है भी वो वापस ही नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण ये कॉम्प्लिकेशन आती है। तो काइंड ऑफ ये इंटरलिंक्ड ही है कि 100% इंटरलिंक्ड है डॉक्टर साहब, ये सेम ही है मतलब ना। सेम ही है। तो हम अगर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट तो सबको ही पता है कि वो फिक्स जो मेडिसिन होती हैं वही सब खानी चाहिए। हाँ, बट अगर हम लाइफस्टाइल या फिर कुछ भी डाइटरी में चेंजेस कर सकते हैं तो वो मतलब क्या कितने % इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है इस ट्रीटमेंट के लिए? देखिए जब आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट होती है ना, डॉक्टर कहीं ना कहीं, आई हैव सीन 2-3 डॉक्टर्स ना, तो वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं जी आप एक्टिव हो जाइए, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब जो है, मतलब जिसने कंसीव किया है वो वॉक तो करते हैं। तो इसका प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ भी आपकी जो डाइट है ना उसमें कार्ब को आपको प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइप ऑफ कार्ब जो आप खा रहे हैं वो आपको बहुत चेक रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा ये है भी आपका जो प्रोटीन इनटेक है ना उसको मतलब बढ़ाना पड़ेगा। अपनी इंडियन डाइट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है भी अपना प्रोटीन इनटेक नहीं पूरा हो पाता है। पूरा क्या मतलब हम टच ही नहीं करते हैं। अगर हम नॉर्मल एक ब्रेकफास्ट से अगर स्टार्ट करें डिनर तक जाएं ना, तो आपका जो मील है ना उसमें प्रोटीन बिल्कुल मतलब ट्रेसेस में है, ठीक है ना। तो जिसके कारण आपका जो स्पाइक है ना ग्लूकोज इतना ज़्यादा हो जाता है भी वो वापस ही नहीं आ पाता। अगर आप प्रोटीन साथ में खा रहे हैं उतना आपका साथ की साथ स्पाइक नहीं होगा और ज़्यादा देर आप फुल रहेंगे। इफ़ यू आर ईटिंग प्रोटीन इन एवरी मील ना, तो आपका जो स्पाइक है वो मतलब स्पाइक कह रहा हूँ, जो फुलनेस है ना वो आपकी इतना इशू नहीं आएगा उसमें। मतलब अगर आप नॉर्मल कार्ब लोडेड मील खा रहे हैं तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे बाद भूख लग जाएगी। इफ़ यू आर हैविंग एग्स और एनी गुड टाइप ऑफ स्प्राउट्स खा रहे हैं या पनीर खा रहे हैं ना, टोफू खा रहे हैं, तो आपको वो जो क्रेविंग्स है वो कहीं ना कहीं बहुत सप्रेस हो जाएंगी। इफ़ यू आर हैविंग गुड प्रोटीन एंड एज वेल एज गुड फैट्स ऑल्सो, नट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। अब जैसे हमने डाइटरी की बात करी, बट नॉर्मली मतलब एज अ वुमेन ऑल्सो कि नॉर्मली वुमेन्स को बहुत क्रेविंग्स होती है नॉर्मल डेज में भी कि ये खाना है ये खाना है, बट प्रेगनेंसी में तो सुना है कि और भी ज़्यादा होती है क्रेविंग्स, कभी मीठा खाना है या कुछ मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। तो क्या हम नॉर्मल जब क्रेविंग्स हुए तो कभी अगर मीठा खाने का मन करा तो खा सकते हैं या फिर वो मतलब सीन हो गया कि बिल्कुल ही बंद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता है क्या है डॉक्टर साहब, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ भी आपको यू नीड टू मॉनिटर, ठीक है ना। अगर आप अपना ग्लूकोज को मॉनिटर कर रहे हैं ना तो आप कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। आप अगर प्रॉपरली मील चेक कर रहे हैं, अब देखिए मतलब 1 स्कूप ऑफ वनीला आइसक्रीम इज़ ओके, ठीक है ना, 2 स्कूप्स आर स्टिल ओके। बट अगर आप हॉट चॉकलेट फज खा रहे हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो बहुत ज़्यादा शुगर लोडेड हो जाती है, उसमें आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ठीक है। और आपके जो मूड स्विंग्स का भी रीज़न है ना वो कहीं ना कहीं दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग। क्योंकि होता क्या है, जब आपका देखिए होता तो दिस इज़ हैप्पी ना, इफ़ यू आर ईटिंग शुगर्स तो आप खाया आपको हैप्पी तो मूड आएगा, ठीक है। बट वो जब खा के आपने आधा पौना घंटा निकला है, जब वो शुगर डाउन जाती है ना तो डिप भी वैसी लगती है उसमें, जिसके कारण वो मूड स्विंग्स भी उसी के टाइप ऑफ फूड यू ईट ना। अब कभी भी एथलीट्स देख लीजिएगा या अ पर्सन हु इज़ फिट ना, तो उसमें मूड स्विंग्स का इतना इशू नहीं आता है जितना मतलब अनहेल्दी बंदे में आता है। मतलब वो ये कि ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिट मॉडरेशन इज़ गुड। देखिए ना है क्या डॉक्टर साहब भी, अगर सपोज करिए भगवान ने आपको 100 दिया ना खाने को, वो चाहे 10 साल में पूरा कर लो चाहे उसको 100 साल में पूरा कर लो, खाना अपने कोटा उतना ही है, ठीक है ना। उसको धीरे धीरे करके पूरा कर लो या आप उसको सिंगल गो में कर लो, दैट इज़ योर चॉइस भी आप उसको किस हिसाब से खाना चाहते हैं। और मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट साइंस इज़ गेटिंग मतलब बेटर हो गया मेडिकल आगे से, वो अब तो सारे ही करने लग गया, अवेयरनेस बढ़ गई है ना, तो अब तो ज़्यादातर डॉक्टर्स करते हैं इसको मॉनिटर। वही अवेयरनेस की ज़रूरत है, नहीं तो आजकल तो वही जो मिला खा लो। हाँ वो मिला भी, देखिए मिला भी है, जैसे हमारे जैसे लोग मतलब आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, है ना, यू आर ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर, तो उसमें तो कहीं ना कहीं आपका जो इतनी एफर्ट है वो कहीं ना कहीं दिखेगी ना, जो सुनेगा उसको तो हेल्प इस चीज़ में होगी ही होगी। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब जो अनडायग्नोज जाता है उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है। मैं आपका बीच में टॉपिक थोड़ा स्विच कर गया था, जो बच्चे की कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा इफ़ मतलब अगर आपका टाइम निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ये आती है भी बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है भी, एक तो बच्चा जब बॉर्न होगा वो ओवर साइज बॉर्न होगा,
ठीक है, मतलब बड़ा होगा नॉर्मल साइज से बच्चा। उसके बाद उसको स्टार्टिंग में ही अगर मदर के मुंह में रहा है ना, तो उसका शुगर सेंसिटिविटी उसमें भी हो जाएगी, क्योंकि जब मदर खा रही है फीड तो अपनी मदर की बॉडी से ही ले रहा है ना, इतनी ज़्यादा शुगर है तो उसको आदत पड़ गई उस चीज़ की। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होगा, अभी जो वो खा रहा है, ठीक है, वो एकदम से उसकी डिप लगेगी, जिसके कारण वो फेंट होगा या उसको प्रॉब्लम आएगी, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसका हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो उसका शुगर ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, जिसमें उसके हाथ पैर गर्म रहेंगे, ठीक है, उसको कोल्ड टर्की कहते हैं, जैसे बेचारे डी एडिक्शन जिनकी चलती है उनकी दिक्कत आती है ना, सेम इज़ विद हाइपरग्लाइसीमिया किट। तो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन जो आती है उसमें। एक और कॉम्प्लिकेशन के बारे में मैंने सुना था कि उनको कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज भी आते हैं, कि जैसे एक वो टर्म है कि मतलब आप 12 साल तक से पहले पहले बच्चों को मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको पफ वगैरह की ज़रूरत हाँ, पड़ती है, अस्थमा 100%। जिसको बोलते हैं। तो क्या ये भी उसके रिलेटेड ही है? हाँ, मतलब यू हैव डन योर होमवर्क, मतलब ये चीज़ प्रॉब्लम आती है इसमें। मेरे खुद के भांजे को प्रॉब्लम आई थी ये, ठीक है ना, मतलब वो चलिए उसका हेरिडिटी था, मेरी मदर को प्रॉब्लम थी, तो वो आगे उनकी हेरिडिटी आगे रन हुआ, मेरी सिस्टर को भी सेम ही प्रॉब्लम हुई थी, तो जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। ही हैड एज़मा टिल 8 और 10 ईयर्स, मतलब ही हैड टू वर्क रियली हार्ड, ठीक है ना, वो अपनी फिटनेस वुटनेस पे ध्यान किया उसने, खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि होता क्या ना, जब बच्चे को ये इशू आ जाता है ना, या तो वेट पुट ऑन बहुत कर लेते हैं या बिल्कुल थिन हो जाता है बच्चा, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। और फिर नॉर्मल एक्टिविटीज़, वो गेम्स वगैरह भी नहीं खेल पाता। नहीं वो नहीं, वो कुछ भी नहीं होता ना, बच्चे में दिक्कत तो आती है ना, मतलब ये देखिए, अगर मैं आपको इसको ईजियर वे में पुट करूँ ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, अगर इसको वर्क नहीं करेंगे ना, जो आपके बच्चे का फ्यूचर है उसको हैम्पर करता है। ही और शी वोंट बी एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ अगर हम इसको अनडायग्नोज्ड या ईजी ले लेंगे। भी क्या है, 2-3 महीने हैं, होता क्या, आप इंसुलिन लेने लग जाते हैं रादर देन चेकिंग ऑन योर डाइट, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें ये प्रॉब्लम, मतलब तब के लिए तो आप कर लेते हैं, पर वो बच्चे के बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है उस चीज़ का। एक कई बार हम ये भी सोचते हैं कि चलो 12 साल तक ही है, इजी है, चलता रहेगा, 12 साल के बाद तो ठीक ही हो जाएगा, बट वो कई बार वो परमानेंट हो जाता है फिर। देखिए, बच्चा मतलब जो है ना, इट्स जस्ट लाइक, मतलब एक पौधा हम लगाते हैं ना, तो वो ग्रो करता है, उसमें जितनी बार उसमें कीड़ा लगेगा, जितनी उसमें पानी कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, या जितना वो प्रॉब्लम आएगी ना, उतना उसकी कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ेगा। इसको ये मत सोचिए भी कुछ टाइम के लिए, ओवरऑल उसके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को भी ये चीज़ें हैम्पर करती हैं, ओवरऑल वेलबींग में फ़र्क तो पड़ता है इन चीज़ों का। ये तो हमने बच्चे की बात करी। अब मदर की अगर बात करें, जैसे कि आपने कहा था अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उनको रिस्क रहता है कि वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, तो वो तो आफ्टर डिलीवरी की बात है, बट मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी भी, मतलब ड्यूरिंग लेबर के टाइम में उनको ऐसे कोई दिक्कत आती है इसकी वजह से, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की वजह से? हाँ, मतलब इसमें देखिए, लेबर पेन्स जो है ना, उसको इंड्यूस करना पड़ता है, अगर हो जाए तो वो बेबी नीड लेबर होता है। तो कहीं ना मतलब ये हम सुनने में ये लगता है भी छोटा वर्ड है, या मतलब कितना कोई कॉम्प्लिकेशन, बट उसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जॉन्डिस के चांसेस बच्चे के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं जो लेबर इंड्यूस करने वाला 3-3, 4-4 दिन लेबर पेन में ही रहती हैं फीमेल्स, उसके बाद इंजेक्शन लगते हैं, सब कुछ होता है, वो जिसके कारण ना, मतलब यू नीड टू बी मोर केयरफुल। मतलब नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है फिर? नॉर्मल भी आती है, अगर ओवर साइज बच्चा हो गया सपोज करिए, तो वो सी सेक्शन होगा। तो वही दिक्कत है। दिक्कत वो दोनों साइड दिक्कत है, अगर मतलब आप इसको नहीं वर्क करेंगे ना, तो ओवर साइज हो गए तो ऑटोमेटिकली वो डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, वो सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। हमने पहले लाइफस्टाइल के बारे में बात करी थी कि लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, डाइटरी चेंजेस लाने चाहिए। लाइफस्टाइल में जैसे हम सुना है कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से हम किसी भी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट नॉर्मल हमारी इंडियन थिंकिंग यही है कि वुमेन एक प्रेग्नेंट है तो स्पेशली आफ्टर 5-6 मंथ जब उसका स्टार्ट होता है तो उसको मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जिम नहीं जाना, ये नहीं करना, कोई हैवी वर्क नहीं करना। तो मतलब उस चीज़ को हम कैसे, अगर हम कोई वुमेन एक्सरसाइज नहीं करेगी तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या कुछ होम रेमेडीज़ या होम एक्सरसाइजेज? होम एक्सरसाइज देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भी, आप पेयर ऑफ डंबल से ना घर पे अगर आप कर सकते हैं तो स्क्वाट्स वगैरह चाहे थोड़ा अवॉइड कर लीजिए, अगर आपको कहीं ना कहीं आपकी साइक पे ये जा रहा है ना। वैसे तो ओवरऑल आई हैव सीन द, मतलब यूरोपियन और यूएस वुमेन ना, दे डेडलिफ्ट, दे स्क्वाट, दे डू एवरीथिंग, मतलब डिलीवरी से 2 दिन पहले तक दे आर जिमिंग, ठीक है ना। यू मस्ट हैव सीन द वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, है ना। तो ऐसा नहीं है भी वो प्रॉब्लम आती है।
मतलब अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे ना, ये जो आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ना, इसकी भी रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, उसका एक ही एक सोल्यूशन है, यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है ना, जब आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो वो ग्लूकोज बॉडी मसल आपका एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को उस टाइम पे। ठीक है ना, तो वो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सॉर्ट हो जाए, बट उसमें एफर्ट चाहिए। और इसमें सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन एवर यू आर हैविंग अ मील ना, उसके पोस्ट आप वॉक करिए। ठीक है ना, कि जो आपने खाया है उसके कारण आपको ग्लूकोज स्पाइक ना हो, कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाए व्हेन यू आर वॉकिंग ना, तो मेक श्योर यू वॉक फॉर 20-25 मिनट्स। और अगर मैं आगे की बात करूँ तो प्राणायाम्स या बाकी जो योगा की वर्कआउट्स है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। मतलब वो, बट मैं व्हाट आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड डू अंडर अ प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर गाइडेंस। खुद मत पंगा लीजिए, यूट्यूब मत देखिए उसमें। ठीक है क्योंकि ना, वो फिर कुछ भी हो नहीं सकता नहीं है, वो नहीं, बेबी को भी। योगा इज़ वेरी ट्रिकी अगर आप उसको इंस्ट्रक्टर के अंडर नहीं कर रहे हैं। आप अगर आप वेट वगैरह उठा रहे हैं ना, तो उसमें गलत जाने के चांसेस कहीं ना कहीं मेरे को लगता है 20% है। ईगो लिफ्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 50% हो जाएंगे। यहाँ पे 90% गलत जाने के चांसेस हैं इफ़ यू आर डूइंग योगा। हाँ, अगर आप कहीं ना कहीं कर चुके हैं तो दैट इज़ स्टिल ओके, बट योगा शुड बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ योर इंस्ट्रक्टर ओनली। तो ऐसा कोई मिथ या फैक्ट नहीं है कि हमें एक्सरसाइज करनी नहीं करनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये अगर आप एक्टिव कम है ना तो उसी में ज़्यादा दिक्कत आती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ना, अगर आप एक्टिव कम है, क्योंकि देखिए पैम्पर तो करते हैं ना हम सारे। ठीक है ना, वो घर पे बिठा देते हैं, काम बिल्कुल बंद हो जाता है, जो बेसिक एक्टिविटी वो भी कम हो जाती है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो एटलीस्ट वॉक, मतलब 10,000 स्टेप, वॉक जो सिंपल 10,000 मत हमारा। करिए, 2-3,000 करिए, है ना। मतलब मेन सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट मील्स आप वॉक करिए, जो आपका ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है ना उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करिए। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की, गेट अ पेयर ऑफ 1 kg 2 kg डंबल, उसको आप करिए। मतलब नॉर्मल बाइसेप शोल्डर्स तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू शुड लिफ्ट हैवी, बेसिक एक्सरसाइज करिए तो इट विल हेल्प। और मोर ओवर आपका ना कहीं जो वेन एवर यू आर लिफ्टिंग ना, तो आपके मूड स्विंग्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम आता है वो भी सॉर्ट हो जाएगा। तो हमने बात करी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, सब कुछ ज़रूरत है। तो पोस्टपार्टम केयर की अगर हम बात करें तो उसमें एज अ मदर की क्या केयर करनी चाहिए और एज अ बेबी की क्या केयर करनी चाहिए, अगर उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हम देख सकते हैं? देखिए, अगर तो बच्चा, मतलब आई वोंट से अबाउट किड, है ना, वो तो अगर ओवर साइज या कुछ भी हो, यू शुड गेट टू सी अ डॉक्टर, है ना, उसमें आई वोंट से, है ना, क्योंकि बच्चा है, बहुत डेलिकेट है। अगर फीमेल की बात करें तो एक तो पहले उसको डायग्नोज करना पड़ेगा भी टाइप 2 डायबिटीज़ का। उसका भी वैसे ज़्यादातर वापस आ जाता है एक बार, पर होता क्या, हमें बुरी आदतें पड़ी होती हैं 9-10 महीने से। वो फिर आप लाइफस्टाइल तो वैसे ही चलता है ना, तो जिसके कारण प्रॉब्लम वो कहीं ना कहीं, मतलब वो फिर से रिअक्कर कर जाती है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही हो जाता है, बट ये अगर आपको वो प्रॉब्लम आ रही है देन यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल एज सून एज पॉसिबल। और वो सेम लाइफस्टाइल अपने बच्चे पे भी, जब वो 2-3 साल से हो जाए, उसको मतलब जितने भी हमने ये सैरेलेक तो आई शुड नॉट बी सेइंग इट, जितने भी बेबी फूड्स आते हैं ना उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मल घर का खाना स्टार्ट करिए, मदर फीड दीजिए, उससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है भी, हम जितना भी हम खा रहे हैं ना वो कार्ब लेडन ही है, कार्ब से भरा हुआ है। आप कहीं भी आप एक लेबल्स पढ़ने स्टार्ट करिए, जब भी आपकी इशू है ना, तो इशू आना ही नहीं चाहिए। अगर आप लेबल पढ़ने लग जाएंगे तो ये इशू ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कार्ब्स अपने बिल्कुल मिनिमल कर दो, आपकी 95% प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। अपना मेन दिक्कत ही मेरे लिए, मतलब सबको अवेयर करना, ये भी कार्ब्स खाने कम कर दो। ठीक है ना, अगर आप कर सकते हैं तो पोस्ट आपका जो प्रेगनेंसी है, यू शुड स्टार्ट विद योर फास्टिंग। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चा छोटा है, तो स्टार्ट फास्टिंग वंस इन अ वीक और वंस इन 10 days। वो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प यू। हेल्प क्या, 100% हेल्प करता है। फास्टिंग वर्क्स लाइक मैजिक। मतलब अगर आपका ये इंसुलिन सेंसिटिविटी का इशू ना, वो वर्क करता ही करता है उसमें। तो हमने ये पोस्टपार्टम डाइटरी चेंजेस के बारे में बात करी। एक्सरसाइज का कितना ही बड़ा ही रोल है, मतलब कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, कोई वुमेन का सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी भी हुई, तो वो कितने टाइम के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती है या फिर कोई भी जिम में ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब अगर आपका सी सेक्शन है, यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months। कॉम्प्लिकेशन कितनी है, 3 months के बाद यू कैन स्टार्ट विद अ जेंटल कार्डियो। ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है,
उसके में भी ये है भी, यू नीड टू गेट योर स्कैन्स डन, जो आपके स्टिचेस एंड ऑल हो सब कुछ नॉर्मल है। व्हेन यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग आपके स्टिचेस में पेन ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, ठीक है। सेकंड, अगर आपका नॉर्मल है डिलीवरी तो यू शुड वर्कआउट आफ्टर 45 डेज। हैप्पीली यू कैन वर्कआउट, यू डू वॉट एवर यू वांट टू। वैसे तो 3 मंथ्स के बाद सी सेक्शन वुमेन कैन वर्कआउट, ठीक है ना, बट स्टिल अगर मेरे से पूछे तो ग्रेजुअल करिए, क्योंकि होता कि वेट पुट ऑन ज़्यादा किया होता है तो हम एक तो मोटिवेटेड इतना होते हैं, एकदम से सारा कुछ पुश कर देते हैं, तो जिसके कारण ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ गो स्लो। 3 मंथ्स के बाद आप अपना आराम से चलिए, ग्रेजुअली करिए। और वो जितने भी आपकी मेन होता क्या, विमेन जितने भी क्लाइंट्स मेरे हैं वो ये कहते हैं भी हमारा सैग कर गया, ये हो गया, वो प्रॉब्लम बेसिक है। बट वो आप वर्कआउट करना जब स्टार्ट करेंगे वो तो 15-20 दिन से आपका सारा कुछ नॉर्मल आने लग जाता है। बट ये भी 3 मंथ्स अगर आप वेट कर लेंगे तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है भी अपना जो विटामिन डी है और कैल्शियम है उसको इन चेक रखिए, क्योंकि होता कि व्हेन सी सेक्शन इज़ डन ना आपका प्रिक होता है स्पाइन, तो जिसके कारण ये कहीं ना कहीं बैक एक का इशू आता है। तो ये भी अपनी लिफ्ट्स वगैरह को थोड़ा लाइट ऑन रखिए और बाकी हाँ लाइट ऑन रखिए, लिफ्ट्स को थोड़ा अवॉइड करिए, सिर्फ मूवमेंट रखिए, वेट्स थोड़े कम वेट्स मत ही डालो, पहले मूवमेंट स्टार्ट करो, देन मूव टू सम वेट, देन जितना आप कर सकते हैं उसमें करिए। बट ये अभी स्टार्टिंग में सिर्फ मूवमेंट रखिए, है ना। सपोज़ करिए आप कुछ भी बैंड ओवर कर रहे हैं, डेड लिफ्ट्स कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, प्लैंक्स कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल स्लो मूवमेंट में रखिए। प्लैंक्स में तो खैर वेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर कर रहे हैं तो स्लोली स्टार्ट करिए और ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मेन इसका ये होता है बैक एक, एंड सेकेंडली आपका जो पेन है वो। सो आई थिंक हमने यही सीखा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, वही मेरा मकसद है लाइफ का। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, आपके सारे डाउट्स जो भी आपने पूछना चाहते हो क्वेश्चन सब क्लियर हो गए हो। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ऐसी कुछ और वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक्स पे जिस पे आप बात करना चाहते हो। और इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करना उन फीमेल्स के साथ जिनको आपको लगता है इनकी बहुत ज़्यादा नीड है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।